असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। चलो मैं आज भी तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ और आज रात तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना, ठीक है। जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है आज रात तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना। तो सब लोगों ने रिवीजन किया है जो मैंने पढ़ाया लास्ट? इसमें ओके। सो रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या कौन सा है वेजिटेबल में? टैपियोका। टेपियोका। अमाउंट कितना परसेंटेज ऑफ टेपियोका में कार्बोहाइड्रेट मिलता है? 38%। ठीक है। सो पॉइंट याद नहीं भी रखो तो भी चलेगा, ठीक है। अप्रॉक्स याद रखने की ज़रूरत है, मतलब 38 के अराउंड अप्रॉक्स लिख सकते हो, बट पॉइंट याद करने और ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो पॉइंट अगर याद रहे तो याद करो, बट अप्रॉक्स में याद कर लेना है कि 38 या 39% है, ठीक है ना। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रिएंट सोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से भी, सो इसको भी पढ़ के जाना है, ओके। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके। सो कल हमने इवन ये सारे भी देखे थे कि बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूज्ड, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट, कौन से किस किस के वेजिटेबल के कौन कौन से जो प्लांट पार्ट होते हैं वो यूज़ में हम लाते हैं, उनका इकोनॉमिक पार्ट या इकोनॉमिक जो प्लांट पार्ट होता है वो कौन सा है, वो हमने कल देखा, ठीक है। नेक्स्ट आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। अच्छा, एनुअल, बाइनियल, पैनियल, ये लाइफ साइकिल सबको पता होगा। देर इज़ अ डिफरेंस इन, मतलब हम जो लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर में और जो हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, देर इज़ अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? मैम जो हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग होती है और जो इकोनॉमी में पढ़ते हैं वो ईयर के अकॉर्डिंग होती है। हाँ, तो ये चीज़ें सबको याद रखना है, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्योंकि डिफरेंट बुक को प्रेफर करते हैं और कभी कभी इकोनॉमिक्स में भी जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीज़न वाइज लें या ईयर वाइज। तो कभी भी इकोनॉमिक्स में अगर हम पढ़ेंगे तो हम ईयर वाइज लेंगे, ठीक है। एक 1 ईयर को हम एनुअल बोलेंगे। बट अगर बात करें हम अपने हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में ऐसा नहीं होता। हॉर्टिकल्चर में हम सीज़न वाइज लेते हैं, ईयर वाइज नहीं लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, इसके वजह से हम लोग क्या लेते हैं, सीज़न वाइज लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एनुअल का मतलब है एक सीज़न, ठीक है। जब जो भी वेजिटेबल अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेता है एक सीज़न में, उसको हम एनुअल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रॉड बीन हो गया, लीमा बीन हो गया, वाटरमेलन, मस्कमेलन, इंडियन स्पिनच। अच्छा, चाइनीज़ कैबेज का यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर चाइनीज़ कैबेज को कैबेज के साथ कंफ्यूज करके बाइनियल में टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ कैबेज एंड जो नॉर्मल कैबेज हम खाते हैं। क्या डिफरेंस है? चाइनीज़ कैबेज का हम बस लीव्स खाते हैं, ठीक है। उसको डायरेक्टली तुम चाइनीज़ कैबेज के जो लीव्स हैं उसको डायरेक्टली तुम कंज्यूम कर सकते हो, वॉश करने के बाद डायरेक्टली तुम कंज्यूम कर सकते हो। उसको ज़्यादातर ऐसे ही कंज्यूम किया जाता है या फिर पिकल बनाया जाता है, ठीक है। चाइनीज़ कैबेज को पाक चोय और पित्साई, दो टाइप के चाइनीज़ कैबेज होते हैं जिनका पिकल बनाया जाता है। सुना ही होगा किमची करके, किमची सुना है सब लोगों ने? कोरियन ड्रामा सब लोग ही देखते हैं, कोरियन ड्रामा, जापानीज़ ड्रामा सब लोग देखते हैं, ऑलमोस्ट सभी देखते हैं, है ना। सो किमची नाम तो सुना ही होगा। सो किमची जो बनता है ना वो एक्चुअली में इसी कैबेज से बनता है, ठीक है। चाइनीज़ कैबेज से बनता है किमची, रेडिश से भी बनता है और कैबेज से भी बनता है, दोनों चीज़ों से बनता है किमची। तो जो मतलब जो चाइनीज़ कैबेज है ना वो एनुअल इन नेचर होता है, मतलब एक ही सीज़न में बस एक ही सीज़न के लिए वो ग्रो होता है, उसका वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो एक ही सीज़न में कंप्लीट कर देता है।
तो इसको याद रखना है, क्योंकि उसका हम उसके मतलब लीव्स ही बस यूज़फुल होते हैं। उसके लीव्स भी मतलब जब जैसे ही वो लीव्स आते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, और उसको बहुत दिन तक मतलब उसके ज़्यादा ड्यूरेशन जो रहता है वो 1 to 2 मंथ्स का रहता है। ठीक है, 45 to 60 डेज़ का उसका ड्यूरेशन रहता है, उतने में ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सो याद रखना है, चाइनीज़ कैबेज और कैबेज में डिफरेंस है। कैबेज जो है वो बाइनियल इन नेचर है, वेर एज जो चाइनीज़ कैबेज है वो एनुअल इन नेचर है। समझ में आ गया सबको? कन्फ्यूज़न नहीं होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा? देखो मैं जहाँ नो पर भी मैम। कंफ्यूजन बता रही हूँ ना, तो वहाँ पर कभी भी नोट जब बना रहे हो तो उसमें टिक कर लो, ठीक है? क्योंकि अभी कंफ्यूजन जो है वो मैंने दूर कर दिया है, बट फिर से 10-20 दिन के बाद फिर से इस चीज़ को पढ़ोगे ना, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि फिर याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, तो उसी समय ही नोट्स बना लो, साइड में लिखते चलो कि मैं क्या क्या कंफ्यूजिंग चीज़ें बता रही हूँ, उसको साइड में नोट करते चलो। ठीक है, सो चाइनीज़ कैबेज याद रखना है, चाइनीज़ कैबेज इज एनुअल इन नेचर, वेयर एज बाइनियल जो है वो कैबेज है, जो नॉर्मल हम कैबेज खाते हैं वो बाइनियल इन नेचर रहता है। ठीक है, मतलब टू सीजन में अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। अच्छा, एक क्रेस करके भी एक एनुअल एक प्लांट आता है, हर्ब आता है, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं ग्रीन कलर के। इसको ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ये दिखने में ना स्प्राउटिंग जैसे दिखते हैं। ठीक है, क्रेस जो है ये भी एक तरीके का हर्ब है, इसको भी खाया जाता है। ये भी ग्रो किया जाता है, बहुत सारे एरियाज़ में इसको ग्रो किया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में खासकर इसको ग्रो किया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक के लिए, बाउल मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल दिखने में ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग स्प्राउटिंग खाते हैं बहुत सारे, जैसे मूंग का स्प्राउटिंग होता है और बहुत सारी चीज़ों का स्प्राउटिंग खाया जाता है। ठीक है, इवन वीट का जो स्प्राउटिंग होता है वो भी खाया जाता है। खाया है सब लोगों ने, या किसी ने खाया हो? मूंग का तो, मूंग और जितने भी ये नॉर्मली चने वने होते हैं उसका तो स्प्राउटिंग खाया ही होगा, है ना? बट जो वीट है उसका भी स्प्राउटिंग बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। वैसे ही क्रस करके एक हर्ब आता है, उसका भी वो भी दिखता है। ठीक है, स्प्राउटिंग जैसा ही दिखता है, और सॉरी, सो दिखने में वो स्प्राउटिंग जैसा ही दिखता है, बट मतलब वो खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, उसको नॉर्मली लोग अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, खासकर थाईलैंड में ये तुम कॉमनली जो सैलड होते हैं उसमें देख लोगे। ठीक है, सो क्रस ये है, याद रखना है क्रस को भी याद रखना है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, सो एनुअल में ये सब आते हैं और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बाइनियल में भी याद रखना है, जो वेजिटेबल अपना लाइफ साइकिल जो है वो 2 सीजन में कंप्लीट करे उसको बाइनियल बोलते हैं हम, इन हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, कैरेट, ये सब जो है ये बाइनियल क्रॉप है। ठीक है, ये अपने जो लाइफ साइकिल हैं ये 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। पेरेनियल की बात करूं तो पेरेनियल वेजिटेबल्स बहुत ही कम हैं हमारे उसमें मतलब मोस्टली एनुअल या बाइनियल ही होते हैं। तो पेरेनियल वेजिटेबल जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टिचोक हो गया, चिकोरी हो गया, या फिर एस्पैरागस हो गया, चावचाव हो गया, कॉक्सिनिया हो गया, ये सब हमारे पेरेनियल वेजिटेबल हैं जो 2 सीजन से ज़्यादा टाइम लगाते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो पेरेनियल वेजिटेबल्स बहुत ही इंडिया में पेरेनियल वेजिटेबल बहुत ही कम लगाए जाते हैं। ठीक है, जितना भी मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कॉक्सिनिया को छोड़ के, इवन कॉक्सिनिया भी हमारे इंडिया में और ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्टेट में इसको बाइनियल ही लगाया जाता है, पेरेनियल क्रॉप नहीं लगाया जाता है। ठीक है, कॉक्सिनिया क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फ्लेक्सी। कॉक्सिनिया क्या है? हाँ, फ्लेक्सी बोलती हूँ। कॉक्सिनिया, कॉक्सिनिया
हिंदी में क्या बोलते हैं तुम्हारे मतलब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में नहीं पूछ रही हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कॉक्सीनिया आईवी, आईवी परवल। गॉड है, परवल। कुंदरू मैम, कुंदरू। कुंदरू। हाँ, कुंदरू। ठीक है, तो कुंदरू इसको बोला जाता है। परवल इज पॉइंटेड गॉड। ठीक है, ये जो कॉक्सीनिया है ये आईवी गॉड है, और कुंदरू इसको बोला जाता है, इसका हिंदी नाम जो है वो कुंदरू है, और जो पॉइंटेड गॉड है उसको परवल बोला जाता है। ठीक है, सो कॉक्सीनिया जो है, चाव चाव है, ये दोनों ही पेरेनियल वेजिटेबल हैं, और इंडिया में पॉपुलर वेजिटेबल हैं ये भी, बट बहुत ही कम लगाए जाते हैं ये एज अ पेरेनियल क्रॉप। ठीक है, चाव चाव को एज अ पेरेनियल क्रॉप ही लगाया जाता है, बट वो भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में लगाया जाता है। चाव चाव बहुत लोगों ने आई थिंक देखा भी नहीं होगा, है ना? मतलब प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, नॉट मतलब किताबों की बात नहीं कर रही हूँ या गूगल की बात नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिकली देखा है चाव चाव किसी ने? हाँ मैम। तो बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं देखा होगा प्रैक्टिकली, चाव चाव कैसा दिखता है, क्या होता है। वैसे तो मैं बता दूं अगर, तो खाने में ना ये बिल्कुल भी ऑलमोस्ट लौकी जैसा टेस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट लौकी जैसा टेस्ट है, हल्का फुल्का, और थोड़ा सा हल्का सा खट्टा टेस्ट है। ठीक है, मतलब लौकी जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल जैसा टेस्ट करता है, बट हल्का सा इसमें खट्टापन डाल दो लौकी में तो वैसा टेस्ट करता है ये चाव चाव। ठीक है, सो चाव चाव इज़ अ वेरी, इवन न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाव चाव बहुत ही अच्छा है। पर चाव चाव को भी जहाँ पर ग्रो किया जाता है, ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको ग्रो किया जाता है चाव को, और बहुत ही ज़्यादा खाया भी जाता है, क्योंकि न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ अगर, तो पूरे क्यूकरबिट्स में अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस क्रॉप की, तो वो चाव चाव ही है। ठीक है, चाव चाव इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस अमंग ऑल क्यूकरबिट्स वेजिटेबल। जितने भी क्यूकरबिट्स हैं सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस यही है, बिकॉज इसमें बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसमें, फाइबर पाया जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। सो याद रखना है, चाव चाव और कॉक्सीनिया को बार बार पूछा जाता है, और कॉक्सीनिया नाम सोच के भूल नहीं जाना कि ये आईवी गॉड ही है। ठीक है, कुंदरू को ही कॉक्सीनिया भी बोला जाता है, आईवी गॉड भी बोला जाता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, जब हम क्रॉप वाइज पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे किसको और क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, सो याद रखना है, और आर्टिचोक का भी याद रखना है। ठीक है, जेरूसलम आर्टिचोक हो या फिर ग्लोब आर्टिचोक हो, दोनों के दोनों ही पेरेनियल इन नेचर हैं, और उन दोनों का भी तुम्हें ये याद रखना है कि किसका ट्यूबर खाया जाता है, मतलब इकोनॉमिक जो पार्ट है वो ट्यूबर है, किसका फ्लावर हेड है। ठीक है, सो दोनों का हर समय क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वो जेआरएफ हो, एसआरएफ हो, या सीईटी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें इसके इकोनॉमिक पार्ट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडिया में आर्टिचोक वैसे लगाया नहीं जाता, बिकॉज इट इज़ अ टेम्परेट वेजिटेबल क्रॉप, तो इंडिया में इसको ज़्यादातर ग्रो नहीं किया जाता। टेम्परेट वेजिटेबल क्रॉप होने की वजह से ज़्यादातर इसको जम्मू कश्मीर में और कुछ कुछ पार्ट ऑफ इसमें हिमाचल प्रदेश में यहीं देखोगे, अदरवाइज़ इसको और कहीं भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इसका क्लाइमेटिक कंडीशन वैसे होने की वजह से इसको हम नहीं ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, सो आर्टिचोक पे याद रखना, आर्टिचोक, एस्पैरागस, चाव चाव और कॉक्सीनिया ये सब के सब पेरिनियल वेजिटेबल है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन ऑफ ग्रोइंग। सो सीजन ऑफ ग्रोइंग, 3 टाइप के सीजन बेसिकली हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं। वन इज समर सीजन विच इज स्प्रिंग समर। ठीक है, स्प्रिंग समर कहने का मतलब है कि नॉट फुल्ली, मतलब हम वार्म पे जा रहे हैं, बट उससे पहले, जैसे कि फरवरी मार्च का समय। ठीक है, तो फरवरी मार्च को हम स्प्रिंग समर बोलते हैं, बिकॉज उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन इतना भी हार्श नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर इतना हार्श नहीं होता, जो एवरेज मंथली टेम्परेचर होता है वो अराउंड 20 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही आइडियल टेम्परेचर होता है, बहुत ही माइल्ड, मतलब थोड़ी सी ना ज़्यादा ठंडी है उस समय, ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसको स्प्रिंग समर बोला जाता है। और स्प्रिंग समर वेजिटेबल्स जो हैं उसमें भी याद रखना है
कि जो ये क्यूकरबिट्स हैं, कुछ कुछ क्यूकरबिट्स हैं, वो ज़्यादातर स्प्रिंग समर वेजिटेबल मतलब स्प्रिंग समर में ही लगाए जाते हैं, ठीक है। और क्यूकम्बर याद रखना है, क्यूकम्बर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्रॉप, ठीक है। बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है कि इसको कब ग्रो किया जाता है। तो अगर अगर बात करें इसके मतलब ग्रो करने की, अपार्ट फ्रॉम पॉली हाउस में तो कभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। पॉली हाउस में कभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं, पॉली हाउस की बात नहीं कर रहे हैं हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम मेन फील्ड में अगर लगा रहे हैं तो हमें कब लगाना चाहिए, तो क्यूकम्बर याद रखना है हर समय स्प्रिंग समर वेजिटेबल स्प्रिंग समर सीजन में ही इसको ग्रो किया जाता है। और टेम्परेचर जो इसको चाहिए होता है वो अराउंड 20 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्यूकम्बर को 2 स्टार मार्क कर देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टमाटो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टमाटो का जो लाइकोपीन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर 27 या 28 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर जाता है तो इसके लाइकोपिन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, इसका लाइकोपिन ड्रॉप हो जाता है। सबने पढ़ा हुआ है ये चीज़ एटलीस्ट, यस मैम। है ना। सो टमाटो में याद रखना है कि टमाटो भी इसीलिए स्प्रिंग समर सीजन क्रॉप है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाता है, मतलब ये मार्च तक हम इसको अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, मतलब मार्च तक इसकी फ्रूटिंग वूटिंग होकर इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल में आते हैं हम, तो फिर हमारा खरीफ सीजन स्टार्ट होता है, मतलब हार्श टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है अप्रैल के बाद से। तो इसके वजह से इस टेम्परेचर को टमाटो जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता, उसका प्लांट टॉलरेट नहीं कर पाता। अगर होगा भी उसके फ्रूट्स तो उसके फ्रूट्स जो हैं उसमें लाइकोपिन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और लाइकोपिन डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से वो क्या होगा, उसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं आएगी, वो येलो कलर के ही रह जाएंगे, येलो या ग्रीनिश कलर के ही रह जाएंगे, वो रेड कलर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसीलिए टमाटो, क्यूकम्बर और एमरैंथस भी याद रखना। अच्छा, एमरैंथस दोनों टाइम में लगाया जा सकता है। एमरैंथस इवन मतलब रेनी सीजन भी एक तरीके से क्रॉप है, रेनी सीजन में भी एमरैंथस को हम ग्रो कर सकते हैं। और ये एक तरीके से स्प्रिंग सीजन भी एक तरीके से ये क्रॉप है, ठीक है। तो दोनों टाइम इसको लगा सकते हैं हम। बाकी जितने भी क्यूकरबिट्स हैं उसको हम दोनों समय में ही लगा सकते हैं। एज अ कुछ कुछ क्यूकरबिट्स जो हैं वो स्प्रिंग समर सीजन में लगाया जाता है, और कुछ कुछ क्यूकरबिट्स जो हैं वो रेनी सीजन में लगाया जाता है। जैसे कि अभी करेला वरेला जो है ये सब ज़्यादातर रेनी सीजन में लगाया जाता है, ठीक है। और बात करें अगर बॉटल गॉड की और ये सब की, तो इसको ना स्प्रिंग समर सीजन में लगाया जाता है, ठीक है। बॉटल गॉड को इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर की, बहुत ही हार्श टेम्परेचर की नहीं रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके वजह से इसको स्प्रिंग समर में लगाया जाता है। वेरेज बिटर गॉड हो गया, ठीक है, कॉक्सीनिया हो गया, ये सब समर वेजिटेबल और एज अ हम खरीफ या रेनी सीजन वेजिटेबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो देख पा रहे होगे, एग्जाम्पल देख लो, चिल्ली हो गए या जितने भी गॉड्स हो गए, ब्रिंजल हो गया, ओकरा भी हम लोग एज अ खरीफ सीजन या रेनी सीजन क्रॉप लगा सकते हैं। हाइसिंथ बीन हो गया, काउपी हो गया, अमारंथस अगेन दोनों समय में लगा सकते हैं, एज अ समर क्रॉप भी लगा सकते हैं, एज अ खरीफ क्रॉप भी लगा सकते हैं। क्लस्टर बीन हो गया, ठीक है। अगर बीन की बात करें तो बीन में 2-3 बीन का याद रखना है। जैसे मैंने बताया अभी, काउपी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाता है, इसके वजह से इसको हम दोनों समय में लगा सकते हैं, ठीक है। एज अ हम स्प्रिंग समर भी वेजिटेबल भी लगा सकते हैं काउपी को, और एज अ रेनी या खरीफ सीजन क्रॉप भी हम इसको लगा सकते हैं। बट बात करें अगर फ्रेंच बीन की, तो फ्रेंच बीन एक ऐसा बीन है जो कि बिल्कुल भी हाई टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको हम ऑटम में लगाना मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑटम सीजन में लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। ऑटम सीजन कौन सा होता है? अक्टूबर नवंबर। हाँ, नवंबर। अक्टूबर नवंबर का जो सीज़न रहता है उसको हम ऑटम बोलते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑटम में और स्प्रिंग में, ठीक है। ऑटम विंटर के बाद उन लोगों को लगता है कि ऑटम आता है, बट बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है,
ठीक है। तो ऑटम का जो सीज़न है वो विंटर से पहले आता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर का जो सीज़न होता है, जो मंथ जो होता है उसको ऑटम बोला जाता है। ठीक है, सो ऑटम सीज़न में इस फ्रेंच बीन को लगाया जाता है, या फिर मतलब फरवरी के समय में। ठीक है, मतलब अर्ली अर्ली स्प्रिंग समर में उसमें भी लगा सकते हैं हम फ्रेंच बीन को, या फिर इसको ऑटम में लगाया जाता है। ये बहुत ही हार्श टेम्परेचर को नहीं टॉलरेट कर पाता, इसके वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ठंडे को टॉलरेट कर पाता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा गर्म को टॉलरेट कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हर समय जब हम चेंज हो रहा है ना, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब गर्मी से ठंडे की तरफ बढ़ रहे हैं, तब के बीच का जो टेम्परेचर है उसमें लगाया जाता है, और ठंडे से जब गर्मी की तरफ जा रहे हैं तो जो टेम्परेचर है इसके बीच का टेम्परेचर उसमें लगाया जाता है फ्रेंच बीन को। तो फ्रेंच बीन एक ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर स्पेसिफिक है ये क्रॉप। टेम्परेचर इसको बहुत ज़्यादा आइडियल चाहिए, अदरवाइज इसके यील्ड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, देन लीफी वेजिटेबल में एक्सेप्ट एमरंथस मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल जो है ये विंटर या ऑटम विंटर सीजन में इसको ग्रो कर सकते हैं हम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लीफी वेजिटेबल। देन फ्रेंच बीन हो गया, कोल क्रॉप्स हो गया, सबको पता है कोल क्रॉप ज़्यादातर विंटर में ही ग्रो होता है। रूट क्रॉप्स, बल्बस क्रॉप्स, मोस्ट ऑफ द रूट क्रॉप, बल्बस क्रॉप, कोल क्रॉप्स, ये सारे के सारे विंटर क्रॉप हैं। विंटर सीजन में ही अच्छा खासा ये ग्रो करते हैं। पोटैटो हो गया लीफी वेजिटेबल एक्सेप्ट अमरंथस। ठीक है, तो याद रखना है, भले ही ये तुम लोगों को बोर लग रहा हो कि बहुत ही सिंपल सा है, ये है वो है, बट कुछ कुछ जो स्पेसिफिक मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी बच्चे जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं ऑटम में। मतलब वो लोग क्रॉप में कंफ्यूज नहीं होते, ये इसमें कंफ्यूज होते कि स्प्रिंग में कौन सा था, ऑटम में कौन सा था, रेनी में कौन सा था, समर में कौन सा था, स्प्रिंग समर में कौन सा था, ये सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो जो स्पेसिफिक क्रॉप हैं, जो जो एग्जाम्पल स्पेसिफिक हैं, उनको डेफिनेटली देखकर जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। खरीफ या रेनी सीजन का जो टेम्परेचर होता है वो अबव 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। वैसे मैंने एवरेज टेम्परेचर समर, स्प्रिंग समर का और खासकर विंटर का दे दिया है। तो रेनी और खरीफ सीजन का जो टेम्परेचर है, एक मिनिमम जो एवरेज टेम्परेचर है वो अबव 30 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पीरियड। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फोटो पीरियोडिज्म या फोटो पीरियड। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, फोटो पीरियोडिज्म होता क्या है? ग्रोथ के लिए कितना लाइट का रिक्वायरमेंट होता किसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है? किसके लिए? है? ग्रोथ ग्रोथ के लिए प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट है। फ्लावरिंग के लिए मैम लाइट की रिक्वायरमेंट। फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इट इज़ अ बेसिक थिंग। हमें जैसे फूड चाहिए होता है, फ्यूल के लिए हमें फूड चाहिए होता है हमारे बॉडी को, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही लाइट की रिक्वायरमेंट होती है सारे प्लांट को। ठीक है, ये नहीं बोलना है, मैं हर क्लास में पहले यही पूछती हूँ व्हाट इज़ फोटो पीरियोडिज्म, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के कंसेप्ट यही बैठा हुआ है कि प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। लिटरली यही आंसर होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। तो ये जो बैठा रखे हो दिमाग में, ये चीज़ें बिल्कुल भी रॉन्ग है, गलत है, गलत कंसेप्ट है। ये चीज़ें निकाल लो और अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि फ्लावरिंग के लिए कुछ कुछ प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए मतलब लाइट की, स्पेसिफिक लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्रिटिकल डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर वो नहीं मिल पाता तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट सबको ही होती है, बट फ्लावरिंग के लिए कोई कोई प्लांट को क्रिटिकल डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है।
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे तरीके से समझना है। प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा इसके बारे में, फोटो पीरियोडिज्म के बारे में, कि शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक स्पेसिफिक बहुत ही छोटा सा बता दे रही हूँ कि कैसे क्या है। उसके बाद हम इसका जो भी है एग्जाम्पल वो देख लेंगे। वैसे सबको पता है क्या होता है लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं? अगर सबको पता है तो फिर मैं नहीं बताऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। सबको पता है लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट क्या है? यस मैम। शॉर्ट डे प्लांट क्या है? मैम जिन्हें 12 घंटे से कम लाइट की जरूरत होती है फ्लावरिंग के टाइम। कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या लाइट? कौन सा लाइट? सनलाइट। सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे डे और नाइट की बात हो रही है। ठीक है, मैम डे लेंथ कम है। डे लेंथ क्या कम की ज़रूरत होती है? फिर से बोलना, डे लेंथ कम की रिक्वायरमेंट होती है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? फिर से बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ गलत होगे वहाँ पर मैं सही कर पाऊंगी। जब तुम लोग गलत बोलोगे तभी मैं तुम लोगों को सही कर पाऊंगी। अदरवाइज वो गलत कंसेप्ट वो बैठे रहेगा तुम लोगों के दिमाग में, और वही तुम कैरी ऑन करते रहोगे पूरे लाइफ टाइम। सो मैं यहाँ पर एक पहले ये दिखा देती हूँ। सो ये देख पा रहे हो सब लोग? ये इमेज देख पा रहे हो? यस है ना? सो ये इमेज में क्या देख पा रहे हो? क्या देख रहे हो उसमें? इस इमेज में क्या पर्टिकुलरली दिख रहा है? फ्लावरिंग दिख रहा है, कुछ कुछ जगह पे फ्लावरिंग दिख रहा है, कुछ कुछ जगह पे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो शॉर्ट डे प्लांट मैं कंसेप्ट पहले क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद लॉन्ग डे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट में यहाँ पर क्या दिखाया है कि शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है कि जो इसका जो लेंथ होता है, डे लेंथ और नाइट लेंथ, डे लेंथ को यहाँ पर येलो कलर से दिखाया गया है, और जो नाइट लेंथ है उसको किस में दिखाया गया है? कौन से कलर में? ग्रेइश कलर में। ठीक है, ब्लैक कलर नहीं है यहाँ पे, ग्रेइश कलर में दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है इसमें? कुछ कोई मुझे बता पाएगा शॉर्ट डे में क्या समझ में आ रहा है? जो चीज़ समझ में आ रही है वही बता दो मुझे। डे कम है तो फ्लावरिंग आ रहा है। डे लेंथ क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट डे का मतलब ही है लॉन्ग नाइट पीरियड। ठीक है, हाँ, लॉन्ग नाइट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट डे का मतलब यहाँ पर है कह सकते हो यहाँ पर उल्टे वे में या और में भी बोल सकते हो कि लॉन्ग नाइट पीरियड। ठीक है, तो शॉर्ट डे मतलब छोटा दिन और लॉन्ग नाइट पीरियड। ठीक है, अगर लॉन्ग नाइट शॉर्ट डे अगर यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट में डे जो लेंथ होगा ना वो अराउंड 8 to 10 आवर्स का होता है। ठीक है, और नाइट लेंथ 12 to 14 आवर्स का होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ शो किया गया है। अब क्या शो किया गया है? फर्स्ट वाले उसमें देखना स्ट्राइप में जो में रोज़ नहीं आया हुआ है उसमें क्या दिखाया है कि लॉन्ग डे अगर हो और शॉर्ट नाइट पीरियड हो तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। जो भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आएगी अगर वो शॉर्ट डे प्लांट है। तो अगर उसको एक क्रिटिकल नाइट लेंथ नहीं मिल रहा है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। वेयर सेकेंड वाले स्ट्राइप में देख पा रहे होगी कि उसमें फ्लावरिंग आ रही है, क्योंकि उसका जो नाइट पीरियड है वो क्रिटिकल नाइट पीरियड जो है वो उसमें वो उसको मिल रहा है, इसके वजह से उसमें फ्लावरिंग आ रही है। अच्छा, अब थर्ड वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर इन केस अगर नाइट लेंथ उतना ही रखते हैं हम 12 to 14 आवर्स ही रखते हैं हम। ठीक है, डे लेंथ आ रहा है 8 to 10 आवर्स का, और नाइट लेंथ जो आ रहा है क्रिटिकल नाइट लेंथ वो भी मीटअप कर रहा है। बट अगर इन केस उस समय नाइट के समय में अगर स्मॉल फ्लैश भी अगर आता है पड़ता है, या फिर मतलब लाइट का अगर स्मॉल फ्लैश भी पड़ता है तो क्या होता है कि उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगा।
बात समझ में आई? अगर क्रिटिकल नाइट लेंथ में अगर स्मॉल फ्लैश भी पड़ता है लाइट का, तो फिर उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगा। चीजें समझ में आई? चीज़ें समझ में आई? ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नॉट ओनली इन हॉर्टिकल्चर, ये सारे ही मतलब इवन तुम एग्रोनॉमिक क्रॉप्स या फील्ड क्रॉप्स पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, सारे ही क्रॉप में ये चीज़ें, ये जो कंसेप्ट है, ये सब में ही लागू होते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट समझना है, बेस क्लियर करना है कि होता क्या है। ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो दिमाग में हर समय के लिए बैठ जाएगा कि क्या चीज़ें थी, हमने क्या पढ़ा था। कभी भी कोई भी पूछेगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कि नहीं मैम नाइट बड़ा होता है, शॉर्ट लेंथ शॉर्ट होता है, डे शॉर्ट होता है, ये सब कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है। तो हर समय याद रखना है शॉर्ट डे का मतलब यहाँ पर शॉर्ट डे ही है, मतलब जो लेंथ ऑफ नाइट है वो ज़्यादा बड़ा है। तो 12 to 14 आवर्स का नाइट पीरियड है और 8 to 10 आवर्स का डे पीरियड है, ठीक है। मगर इन केस अगर नाइट क्रिटिकल नाइट लेंथ 12 to 14 आवर्स का ही हो रहा है, बट उन बीच में भी, उसके बीच में भी 12 to 14 आवर्स के बीच में नाइट में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट अगर हम उस पौधे पर डालते हैं, तो फिर भी वो पौधा फिर क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। और इसी का ऑपोजिट जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है कि जो नाइट पीरियड है, अगर उसमें हम लोगों ने स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट डाला तो क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। एकदम ऑपोजिट है, एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। दोनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर समय यही बोलती हूँ। अगर ऑपोजिट वाली चीज़ें हैं ना, तो कंसिडर करो, एक ही को याद करो, दूसरा ऑपोजिट जो है उसको याद मत रखो, क्योंकि फिर वहाँ पर जाकर कंफ्यूज हो जाओगे, एग्ज़ाम में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली तुम उसका ऑपोजिट लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि फ्लावरिंग नहीं होता है नाइट पीरियड में, अगर शॉर्ट डे में हम उसमें फ्लैश लगा रहे हैं, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट भी अगर डाल रहे हैं तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आती। वैसे ही लॉन्ग डे में अगर नाइट क्रिटिकल नाइट लेंथ में अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लैश डाल रहे हैं तो उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो उसको लॉन्ग डे प्लांट्स बोला जाता है। इज इट क्लियर? इसमें क्या होता है, लॉन्ग डे मतलब जो क्रिटिकल डे लेंथ है उसका जो पीरियड होता है वो 12 to 14 आवर्स का होता है, वेयर जो नाइट का पीरियड होता है वो अराउंड 8 to 10 आवर्स का होता है। क्लियर सबको? क्लियर है ये कंसेप्ट अब? और डे न्यूट्रल क्या है? डे न्यूट्रल क्या है? जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। डे न्यूट्रल मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, कि लेंथ ऑफ लाइट से इसका कोई फर्क नहीं है, इसके फ्लावरिंग शॉर्ट डे हो या लॉन्ग डे हो या जैसा भी डे हो, इसके फ्लावरिंग तो हो नहीं है, ठीक है। सो उसको डे न्यूट्रल वेजिटेबल हम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप, ठीक है। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे जो होते हैं, जो वैसे प्लांट जो होते हैं उनको फोटो सेंसिटिव प्लांट बोला जाता है, वेयर एज डे न्यूट्रल वेजिटेबल जो भी क्रॉप्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फोटो इनसेंसिटिव, ठीक है। फोटो मतलब यहाँ पे लाइट के बारे में बात हो रही है, ये लाइट इनसेंसिटिव प्लांट्स हैं। तो याद रखना है, कुछ कुछ एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग डे वेजिटेबल में। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। पोटैटो को लेकर बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, पोटैटो और स्वीट पोटैटो को लेकर। तो बहुत बार क्वेश्चन में ये हर समय लगातार 2-3 साल में पूछा गया है कि स्वीट पोटैटो शॉर्ट डे है, ये लॉन्ग डे है, ये डे न्यूट्रल क्रॉप है, पोटैटो शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है या डे न्यूट्रल क्रॉप है, ठीक है। दिखने में बहुत इजी है, याद करने अभी तक याद हो जाएगा 1-2 दिन तक, उसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर से देखोगे तो फिर भूल जाओगे पोटैटो लॉन्ग डे क्रॉप था या शॉर्ट डे क्रॉप था, ठीक है। सो पोटैटो एक ट्रिक है, याद कर सको तो वैसे तो ट्रिक अपना ही लगाया करो, बट मैं भी कुछ कुछ ट्रिक बताते रहती हूँ, बीच बीच में बताते जाऊँगी भी, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि पोटैटो को यूजुअली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में, पोटैटो को ज़्यादा यूज़ करते हैं हम पोटैटो को ज़्यादा यूज़, है ना। सो ज़्यादा यूज़ करते हैं मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए याद रखना ये लॉन्ग डे वेजिटेबल क्रॉप है,
ठीक है, लॉन्ग डे वेजिटेबल क्रॉप है ये, क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। वेयर स्वीट पोटैटो को बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभार ही हम स्वीट पोटैटो खाते हैं, ये हम रेगुलरली डेली लाइफ में हम नहीं यूज़ करते। इसके वजह से शॉर्ट डे, क्योंकि स्वीट पोटैटो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए वो शॉर्ट डे वेजिटेबल क्रॉप है। ये जस्ट एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है। बहुत मतलब हम लोग होता है अभी याद हो जाता है, बट बाद में जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो कन्फ्यूज़न वहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। इसीलिए हर एक चीज़ को, जो चीज़ें याद ना हो पाए और जो चीज़ें तुम्हें लगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डेफिनेटली ट्रिक बनाया करो, ठीक है। अभी से ट्रिक बनाकर चलोगे तो सब कुछ चीज़ें याद भी होते रहेंगी और तुम उसको कभी भूलोगे भी नहीं, लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलोगे। ये चीज़ें तुम बोलना बंद कर दोगे कि मैम मुझे याद नहीं होता, ठीक है। कोई भी, किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प भी मेमोरी है, उसके लिए भी याद करना हर एक चीज़ इम्पॉसिबल होती है, ठीक है। तो आगे अगर ट्रिक बनाते चलोगे तो हम लोगों ने ये सेकेंड ईयर में ट्रिक बनाया था, बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है। और वो ट्रिक मुझे अभी तक याद है और ये लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहेगा, बिकॉज हमने वो ट्रिक अपने दिमाग में कंसिडर बना लिया है और उसको हमने याद नहीं किया है। वो चीज़ें ना कॉमन डे टू डे लाइफ में चल रही है, इसके वजह से हम लोगों को वो याद हो गई है। अब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहीं पोटैटो शॉर्ट डे है या लॉन्ग डे है, या स्वीट पोटैटो शॉर्ट डे है या लॉन्ग डे या डे न्यूट्रल क्रॉप है, ठीक है। इसीलिए ट्रिक बना के क्रॉप्स को याद कर लो। तो मैंने एक ट्रिक बता दिया अपने तरफ से, तुम लोग इट्स योर विश कि तुम लोग कैसा ट्रिक बनाते हो। मैंने अपने एक एग्जाम्पल बताया है कि हम कैसे याद करते हैं, अदरवाइज तुम लोग भी अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हो स्वीट पोटैटो और पोटैटो को लेकर, ठीक है। अदर देन स्वीट पोटैटो ऑनियन भी है, कैबेज भी है, कॉलीफ्लावर भी है, सॉरी पोटैटो, रेडिश भी है, लेटस भी है, ये सारे के सारे लॉन्ग डे वेजिटेबल क्रॉप में आते हैं। वेरे शॉर्ट डे में स्वीट पोटैटो आता ही आता है, बाद में क्लस्टर बीन और लैबलैब बीन, ये जो लैबला पुरपुरियस है, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 बीन के बारे में यहाँ पे मैंने बताया, लैबलैब बीन विच इज़ ऑल्सो नोन एज लैबला पुरपुरियस, और विंड बीन और क्लस्टर बीन, ये तीनों के तीनों बीन जो हैं इनके बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा शॉर्ट डे है, कौन सा लॉन्ग डे है, कौन सा डे न्यूट्रल है। तो इनको भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जितने भी क्रॉप हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर डे न्यूट्रल वेजिटेबल क्रॉप में आते हैं। फॉर एग्जांपल टमाटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा, फ्रेंच बीन, ये सारे के सारे जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द क्यूकरबिट्स, ठीक है, ये डे न्यूट्रल क्रॉप में आते हैं। क्लियर है? क्लियर है? मोस्ट ऑफ द क्यूकरबिट्स डे न्यूट्रल क्रॉप में ही आते हैं, क्योंकि क्यूकरबिट्स में क्यूकरबिट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप होते हैं। ओके, क्लियर है सबको? अच्छा, कुछ कुछ पता है तुम लोगों को बीन्स में भी पीज एंड बीन्स में जब हम पढ़ेंगे क्रॉप वाइज, तो कुछ कुछ वैसे तो बीन्स जैसे मैंने बताया यहाँ पे लैब विंग बीन या क्लस्टर बीन, मोस्ट ऑफ द ये जो हैं ये शॉर्ट डे हैं, कुछ कुछ लॉन्ग डे भी हैं। तो इनमें भी क्या है, कुछ कुछ वैरायटीज डेवलप हुई हैं विच आर फोटो इनसेंसिटिव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, जैसे इंडियन बीन में जैसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि लैब को इंडियन बीन भी बोला जाता है, इंडियन बीन में हम लोग देखेंगे वैरायटीज़ में, तो ऐसे वैरायटीज़ डेवलप हुए हैं क्योंकि ये शॉर्ट डे वेजिटेबल क्रॉप है, फोटो सेंसिटिव क्रॉप है, तो इनमें ऐसे ऐसे वैरायटीज़ डेवलप हुए हैं विच आर फोटो इनसेंसिटिव, ठीक है। तो फोटो इनसेंसिटिव होने की वजह से क्या होता है, हमें ही फ़ायदा होता है कि डे लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, की रिक्वायरमेंट नहीं होती इनमें। इनको हम कैसे भी ग्रो कर सकते हैं, कैसे भी लेंथ ऑफ डे में हम इसको ग्रो कर सकते हैं, इनमें फोटो पीरियडिज्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिज्म हमने कर लिया है। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत फोटो पीरियडिज्म को लेकर? फोटो पीरियडिज्म को लेकर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ रेजिंग, हम लोग उसको कैसे रेज करते हैं, ठीक है, कौन से वेजिटेबल को कैसे हम रेज करते हैं ये भी देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सोन क्रॉप कुछ कुछ होते हैं जो कि हम डायरेक्टली इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं या लाइन सोइंग करते हैं, डिपेंड्स ऑन कि उसका जो सीड है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो डायरेक्ट सोन क्रॉप जो है ये डायरेक्टली हम मेन फील्ड में इसको सो करते हैं,
फॉर एग्जांपल ओकरा के जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो इसको डायरेक्टली सो किया जाता है। कैरेट के भी, रेडिश के भी, बीन्स के भी, पीस एंड गार्लिक से ज़्यादातर डायरेक्टली सोन क्रॉप हैं। ठीक है। ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स वो होते हैं जिनमें कि जर्मिनेशन जो परसेंटेज होता है उसका वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। लेस देन 60% जो होता है जर्मिनेशन परसेंटेज, वो होने के कारण हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, और खासकर इनके सीड्स भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है। इनके सीड्स वैसे भी बहुत छोटे होते हैं, और एक रीज़न है कि इनमें जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम होता है, इसलिए इन प्लांट को हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। मतलब ट्रांसप्लांट से पहले इसको हम नर्सरी में ग्रो करते हैं, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्रॉप को ज़्यादातर 1 महीना इसको रखा जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब 30 डेज तक इसको रखा जाता है। वैसे हर एक प्लांट का अपना अपना नर्सरी पीरियड होता है। ठीक है। जैसे कि टोमेटो की बात करूं तो 21 टू 23 डेज हम लोग इसको नर्सरी में रखते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ब्रिंजल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 25 डेज इसको लगता है, 25 से लेकर 28 डेज इसको लगता है ट्रांसप्लांट करने से पहले। ठीक है। चिल्ली को भी अराउंड 24-25 डेज लगता है। कैबेज कॉलीफ्लावर को भी ऑलमोस्ट 30 डेज की रिक्वायरमेंट होती है, 1 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट नर्सरी पीरियड मतलब रिक्वायरमेंट होती है, और ये जितने भी वेजिटेबल क्रॉप हैं ये ज़्यादातर इनके जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए इसको पहले प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। इसको जर्मिनेशन के समय में प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको मतलब ऐसे जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर ये मतलब ऐसे इन्वायरमेंट से ना, मतलब इसको ऐसा हार्श इन्वायरमेंट ना मिले कि इसके जो पौधे हैं वो जर्मिनेट ना कर पाए, इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देते हैं। प्रो ट्रेज में लगाया जाता है, प्लग ट्रेज में इसको पहले लगाया जाता है ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स को। ठीक है। सो प्राइमरी नर्सरी में लगाया जाता है, कभी कभी सेकेंडरी नर्सरी में भी किसी किसी एरिया में सेकेंडरी नर्सरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ऑलरेडी मैंने बता दिया है सेकेंडरी नर्सरी क्या है, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगी उसको। ठीक है। कुछ कुछ हैं जो वो वाइन्स एंड कटिंग से जो होते हैं, मेथड ऑफ रेजिंग जो है उसका वाइन्स एंड कटिंग से है। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो हो गया, कसावा, पॉइंटेड गॉड, कॉक्सीनिया, ये सारे जो हैं ये वाइन्स एंड कटिंग से हम इसको लगाते हैं। ठीक है। प्रोपगेट करते हैं। और वाइन्स एंड कटिंग्स भी डिफरेंट क्रॉप में, जब हम क्रॉप में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। पर हेक्टेयर कितने कटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम इसके क्रॉप वाइज जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे। ठीक है। देन कुछ कुछ को ट्यूबर्स एंड कॉम से भी प्रोपेगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो, याम्स हो गया, कोलोकेशिया हो गया, है ना, कसावा हो गया, ये सबको ट्यूबर्स एंड कॉम से प्रोपेगेट किया जाता है। तो ये सब मेथड्स हैं रेजिंग के, असेक्सुअल मेथड्स भी हैं और कुछ कुछ सेक्सुअल मेथड्स भी हैं। ठीक है। सो ये सारे हैं। कल हम देखेंगे इसको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, क्योंकि मुझे इन्फ्लोरेसेंस थोड़ा अच्छे से पढ़ाना है। पहले बताना है कि रेसिमोज होता क्या है, साइमोज क्या है, पेनिकल क्या है, स्पाइक क्या है। ठीक है। दिखता कैसा है, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। ठीक है। तो कल हम देखेंगे, सॉरी कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, कल नहीं, हम मंडे को सीधा क्लास करेंगे अब। ठीक है। सो मंडे को अब हम देखेंगे इसमें इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। थोड़ा इन्फ्लोरेसेंस तुम लोग भी पढ़ के आना, रेसिमोज होता क्या है, साइमोज क्या है। वैसे तो आई थिंक सो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बट फिर भी इसको एक बार देख कर आना, बिकॉज बेसिक की ज़्यादा तुम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मेरे को हर समय दिखता है कि मैं अगर ये पता है तुम लोगों को कि रेसिमोज क्या है, बट अगर उसके बारे में पूछना स्टार्ट करूँ तो कुछ भी उसके अंदर खोखला है ना। तो बेसिक नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये बता दूं टर्म्स कैसे दिखते हैं, ये क्या होता है, ये किसको बोला जाता है, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। सो अब हम सीधा डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे और इन्फ्लोरेसेंस और बाकी जितने भी क्लासिफिकेशन है उसको हम कैरी ऑन करेंगे। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो कल हम मिलते हैं, सॉरी मंडे को अब डायरेक्टली मिलते हैं। अगर संडे को मेरे को टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली क्लास करने से पहले तुम लोगों को एक नोटिफिकेशन भेज दूंगी, अगर मुझे कल टाइम मिलता है तो, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ कल, तो मैं परसों पहुँचूँगी। अगर होता है टाइम तो मैं लूँगी क्लास, अदरवाइज़ मंडे को मैं क्लास लूँगी और आगे का हम क्लासिफिकेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके।
ओके देन, थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? थैंक यू मैम। ओके देन, थैंक यू।